पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारत कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है। भारत में मोदी सरकार की गतिविधियों से पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई हैं। खबर यह भी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। उधर रूस ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की कि पाकिस्तान ना जाए। भारत ने भी यह साफ कर दिया है कि आतंकियों के आका के साथ कोई मुरव्वत नहीं रखी जाए, उनका पूरा हिसाब दिया जाए। उधर अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें पाक नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के निर्देश दिए। भारत ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया है। सिंधु जल समझौते को लेकर अमित शाह के आवास पर बैठक हुई और इसके बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने साफ कर दिया कि 3 तरह की रणनीति पर काम किया जा रहा है, जिसका मकसद है पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी ना मिले। वहीं जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल आज भी तेज रही। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कश्मीर पहुंचे और आतंकी हमले के शिकार लोगों से मिले। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसके साथ हैं। जम्मू कश्मीर में भी आतंकियों के मददगारों को सरगर्मी से तलाश की जा रही है और वहीं पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि इस बार आतंक के खिलाफ करारा प्रहार किया जाए। आतंकियों को ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी कल्पना से भी परे होगी। आज बात इसी मुद्दे पर कि आतंकियों के इस आका पर एक पूर्ण विराम किस तरीके से लगाया जाए, एक सजा कैसी दी जाए जो कल्पना से भी बड़ी हो। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। That myself and our party is going to support fully. तो देश का समर्थन है, पार्टियों का समर्थन है। मोदी किस तरीके का कदम उठाएंगे जो कल्पना से भी परे पाकिस्तान की। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हैं और हमारे साथ मेजर हिमांशु जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। शुरुआत हिमांशु जी आपके साथ, जरा बताइए जिस तरीके की स्थिति देश के अंदर वर्तमान में है, सभी मुख्यमंत्रियों को कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तानियों को बाहर कीजिए। रूस कह रहा है कि पाकिस्तान यात्री ना जाए बेहतर है। बाकायदा मीटिंग्स पर मीटिंग हो रही है, विपक्ष साथ खड़ा हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं कि कल्पना से परे कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में सोचा ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पाकिस्तान के टुकड़े करने की तैयारी कर रहे हैं? चलिए हिमांशु जी, आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। अपूर्वा सिंह जी, कुछ बड़ा मतलब क्या? देश को सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं चाहिए क्योंकि 26-28 लोगों की जान का बदला वो 50 नहीं हो सकते। 50 तो वो यूं ही पैदा कर देंगे, तो फिर बड़ा क्या? विजेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक से अब ये विषय खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक वहां की जाती है जहां आप टेररिज्म के एक ऐसे रूप के ऊपर आते हैं जो एक बहुत कॉमन रूप है। मगर ये वाला जो टेररिज्म का रूप था ये बहुत ही भिन्न रूप था। यहाँ पे आपने धर्म को देख करके किया। ये लड़ाई सिर्फ आतंकवाद नहीं था, ये जिहाद वाला आतंकवाद था। तो इसको निपटने के लिए मैंने पहले भी चर्चा की थी कि मानवता को परे रख करके, सारे पैमानों को परे रख करके, अब जब धर्म पर बात आई है और हिंदुओं के स्थान, हिंदुस्तान पर अगर किसी ने आक्रमण किया है तो अब उनको धर्म के नाते, कर्म के नाते, फर्ज के नाते, चाहे पाकिस्तान के टुकड़े करने पड़े, चाहे पाकिस्तान के ऊपर विभिन्न प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े, सभी प्रकार से पाकिस्तान को अब जो है वो सजा देने का समय आ गया है। लेकिन कितनी सजा देनी? मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं। मैं यूएनएससी की रिपोर्ट है और एसएटीपी की रिपोर्ट है, भारत की रिपोर्ट नहीं है दोनों ही। यूएनएससी कह रहा है कि 150 से ज्यादा आतंकी संगठन और आतंकी पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं। और वहां की रिपोर्ट तो तब होती है जब पूरे सबूत होते हैं, उसके बाद उस रिपोर्ट का हिस्सा बनते हैं। दूसरा एसएटीपी की रिपोर्ट देखिए, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई जिला नहीं पाकिस्तान का जहां किसी ना किसी आतंकी का अड्डा ना हो, जहां कोई आतंकी रहता ना हो।
तो भाई क्या पूरे पाकिस्तान को खत्म करेंगे? क्योंकि एक जिले में भी कार्रवाई कर लेंगे तो भी बाकी जिलों के अंदर तो वो बैठे ही हैं। देखिए विजेंद्र जी, प्रत्येक कंट्री का कोई ना कोई एक ऐसी इंटेल की एजेंसी होती है जो उस कंट्री की भी इंटेलिजेंस के ऊपर नजर रख रही होती है। भारत के पास में भी रॉ नाम की एजेंसी है और पाकिस्तान के अंदर भी हमारे कई ऐसे रॉ एजेंट्स होंगे जिन्होंने उन एरिया को आइडेंटिफाई किया हुआ होगा, या फिर अब जरूरत पड़ेगी तो और अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे और जहां जहां उस एरिया को आइडेंटिफाई किया जाएगा वहीं पे जाकर के उन सब लोगों को जो है वो खत्म किया जाएगा, उनको धरातल में धराशायी किया जाएगा और उनको जो है वो मौत का भी रास्ता दिखाया जा सकता है। आरसी चौधरी जी, क्या वाकई में जो भी सरकार करेगी, क्योंकि अपोजिशन खुलकर कह रहा है कि सरकार कुछ भी करे हम उसके साथ हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि उसके बाद सवाल खड़े किए जाएंगे ऐसा करना था वैसा करना था, और कांग्रेस के हिसाब से कैसा करना चाहिए? विजेंद्र, सबसे पहले तो हंसते खेलते जो परिवार छुट्टियां मनाने के लिए उस ताज पे गए थे जहां पे हमने कभी इतना बड़ा नरसंहार नहीं देखा। ये जो आतंकी हमला है वो हमारी साझा संस्कृति पे है, भारत की आत्मा पे है, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता पे ये हमला है और तमाम राष्ट्र के जो लोग हैं उनके दिल में दर्द है और जहन में उनके आक्रोश है। सरकार किस प्रकार से निर्णय लेती है, तमाम राजनीतिक दलों ने एक शोर में ये कहा है कि सरकार को इसका करारा जवाब देना चाहिए और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार करारा जवाब देगी। लेकिन आप जो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को जो दिखा रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य उस घटना के एक दिन बाद बिहार के मधुबनी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए वो वक्तव्य दिया है। उससे पहले भी यहाँ पठानकोट की घटना हो, उरी की घटना हो, पुलवामा की घटना हो, अनेक ऐसी आतंकी घटनाएं हुई और उन पे हमने ऐसे बयान सुने। लेकिन हम ये चाहते हैं कि किस प्रकार से तमाम इन चीजों को नस्तनाबूद किया जा सकता है, किस प्रकार से जो देश के जो लोग हैं अमन चैन से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सकते हैं। आप और हम सब ने देखा कि जो पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जब सरकार के प्रतिनिधि गए तब उन पीड़ित परिजनों ने किस प्रकार से लिपट लिपट के बहुत सी बातें कही। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो इस घटना से इससे आहत हुए जो परिवार तबाह हुए उनका कैसे हम पुनर्वास करें, कैसे उन्हें मुख्य धारा में लेके आए और हिंदुस्तान की सरजमी पे किसी भी नागरिक का एक भी खून का कतरा नहीं बहे, इसकी सुनिश्चितता के लिए तमाम दल, तमाम भारतीय सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। ठीक है, मतलब जैमिनी जी, राजस्थान में जिस तरीके से टिड्डी अटैक होता है, अब उसको अटैक को कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं। एक तो जब वो अटैक कर रहा होता है उस वक्त उसको मारना, दूसरा जब वो लार्वा फॉर्म में होता है उसी वक्त उसको मार देना। पाकिस्तान दरअसल दोनों स्थिति है, वो उस फॉर्म में भी है जहां वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है और वो उस लार्वा फॉर्म में भी है जहां से वो नुकसान करेगा और उसको रोका नहीं जा सकता। तो फिर इसका अंतिम परिणाम आपको क्या नजर आता है? देखिए, दोनों मोर्चों पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर हिंदू शहीद के पीछे एक सुहागिन रहती है और हर विधवा के दिल में एक खौफ और एक बदले की भावना पलती है। तो सबसे पहले दोनों चीजें देखनी पड़ेगी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो कई चीजें देखकर हर मोर्चे पर जंग खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कई इंटरनेशनल इश्यूज हैं। इंडिया को कई कूटनीतिक रणनीति अपनानी पड़ेगी, जो बलूच वाला मुद्दा है उसको हवा देनी पड़ेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जब से बांग्लादेश में यूनुस खान की सरकार बनी है तब से वहां बिना वीजा के पाकिस्तानी एंट्री कर रहे हैं, तो क्या बांग्लादेशी उस सीमा से अटैक शुरू नहीं कर दे? कई मोर्चों पर आपको अध्ययन करना होगा उसके बाद। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ताइवान की सीमा बांग्लादेश से लगती, तो ताइवान उस पर थोड़ा प्रेशर करे। इधर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत का सबसे भरोसेमंद जो दोस्त है रशिया, उसको वापस आपको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की आदत है धोखा देना, उस पर भी आपको नजर रखना पड़ेगा। और सबसे अहम चीज है कि जो राफेल और सुखोई 30 का आपने आक्रमण युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि इस दौर में कहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने यह भी कहा था कि भारत की समृद्धता और विकसित देश बनाना हमारा एक सपना है। और कहीं न कहीं अभी बहुत गुस्सा है, बहुत हमारा हर हिंदुस्तानी का दिल कबूल रहा है। आज हमने देखा कि दिल्ली में मस्जिद के बाहर लोगों ने तिरंगा फहराया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। हमने बाड़मेर में भी देख रहे हैं, हम कश्मीर में भी देख रहे हैं, जो साहित्यकार और बुद्धिजीवी हैं वो ये तमाम चीजें करें। एक अच्छा माहौल बन रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस डिजीज को डायग्नोस करने के बाद
इसको पूरी तरह डिलीट करने का कोई स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर और इंटरनेशनल फोरम पर तैयार हो, क्योंकि टेररिज्म को खत्म करने का एक कोई साधारण तरीका दुनिया में बना नहीं है। अरे सर, पाकिस्तान से तो कैसे खत्म करेंगे आप बताइए। देखिए सर, खत्म करने का एक इंटरव्यू अभी रक्षा मंत्री वहां के जो हैं, वो उनका सुना है, डार और सुना उनको आपने? दोनों को सुना मैंने। वो जहर उगल रहे हैं, ठीक है, उनका काम है जहर उगलना, वो नफरत, क्योंकि उनके अरे वो स्वीकार भी कर रहे हैं कि भाई 30 सालों से तो हम पाल रहे हैं आतंकियों को। बिल्कुल। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या हम इजराइल की तरह बदला लेने की ताकत रखते हैं? क्या हमारे में ये ठीक है कि मोदी जो कहता है करता है? ये हिंदुस्तानियों को उम्मीद है कि मोदी जी ने कहा है कुछ बड़ा होगा तो बड़ा होगा, लेकिन बहुत प्लानिंग के साथ करना होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे हाथ जल जाए, क्योंकि हमने कारगिल के युद्ध में बहुत सारे राजस्थान के जवानों को खोया है। कारण यह था कि वहां भी हमारी इंटेलिजेंसी फेलियर हो गई थी और पाकिस्तानी जो आतंकवादी ऊपर चढ़ गए थे पहाड़ियों पर, हमें नीचे से चढ़ के ऊपर जाना पड़ा था और हजारों की शहादत देनी पड़ी थी। तो पूरा अध्ययन करने के बाद जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं, तमाम लोग हैं, उसके बाद कोई डिसीजन। ये ठीक है मोदी जी ने जो कहा है कि जल संधि रोक देंगे, लेकिन एक बात बताइए जो बहुत टेक्निकल बात है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो मुझे पता है कि जो तिब्बत से पानी निकलेगा वो कश्मीर के थ्रू कहां जाएगा? कोई रोक सकता है उसको? तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। जो चंबल से पानी निकलेगा वो धौलपुर होकर वहीं जाएगा यमुना, हम उसको रोक नहीं सकते ना आप पानी के रास्ते को। तो कहीं न कहीं ये ठीक है, आपने डाइवर्ट करने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा। शिमला से 10 साल तो कम से कम उस पर काम करना उसमें बहुत देरी हो जाएगी। अब वो शिमला समझौते को तोड़ने की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी, तो शिमला समझौते को काफी दिनों तक तो चला, 18 साल तो चला, 6 साल तो भुट्टो साहब जिंदा रहे जब, और इंदिरा गांधी थी जब। तो इंदिरा गांधी ने कहीं न कहीं उसको बैलेंस करने की कोशिश की, भुट्टो ने भी कहा था कि भाई सीमाएं बनी रहे, लेकिन अचानक ये 25 साल में इतनी नफरत क्यों पैदा हुई? कहीं न कहीं इस पर भी मंथन करना होगा, क्योंकि हर मोर्चे पर आपको राजनीतिक, मैं उस समझौते पर नहीं जाऊंगा सर, क्योंकि 90,000 सैनिक हमने लौटा दिए थे। बिल्कुल, हमने पूरी कब्जे वाली जमीन लौटा दी। हम अपने वहां जो पाकिस्तान के अंदर जो सैनिक थे ना, क्या दी उनको पूरे तरीके से वापस नहीं लाए थे उस समझौते में। देखिए वो पीओके भी वापस नहीं लाए थे हम उस समझौते। देखिए उस सिर्फ गवाया ही गवाया था। मैं फिर भी उस पर नहीं जाता, और अगर उस समझौते पर जाए तो 1999 क्या है? फिर करगिल में क्या पाकिस्तान ने माना उस समझौते को? देखो नहीं माना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अब कहीं न कहीं आपको अपने पड़ोसी पर हमला करने से पहले अपने घर को पूरा पुख्ता करना होगा कहीं, क्योंकि आपको बांग्लादेश भी एक चुनौती है आपके सामने, वो भी आपका पड़ोसी है। तो कहीं न कहीं जो चाइना है वो भी आपका पड़ोसी है, और चाइना किस मूड में है? क्योंकि जब से अमेरिका का टैरिफ वार शुरू हुआ है, अब इंडिया में क्या मोदी जी ये कहेंगे कि हर आदमी के बच्चे को आर्मी की शिक्षा लेनी चाहिए। आप इजराइल का अगर पॉलिसी लाते हैं कि 2 मारे तो उन्होंने पूरा हमास को उड़ा दिया, इतना अगर हमारे में मादा हो, इतना हमारे देश में आर्मी की ट्रेनिंग हो, अब तो हालत ये है स्कूलों में कि पीटीआई नहीं है, उनको फिजिकल ट्रेनिंग नहीं दी। ये भी तो है ना कि आप पूरे इजराइल और पूरे फलस्तीन को मिला लीजिए तो भी अपना एक राजस्थान की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती है। तमाम चीजें आप समझिए ना उस चीज को। वो तमाम चीजें, रिजर्व फोर्स है बिल्कुल उतनी तो पूरी पॉपुलेशन है वहां की। वो तमाम चीजें हैं, लेकिन कहीं न कहीं जज्बा पैदा करना होगा, इजराइल से सीखना पड़ेगा। जज्बे पे मैं आ सकता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा खुद भी व्यतीत हुआ कि जिस जयपुर के बेटे के लिए लाखों ट्वीट हुए, उसके अंतिम सफर में 500 लोग भी नहीं थे। यही ये सोशल मीडिया और नीचे की जमीनी हकीकत है, बुरी सच्चाई। वो जो जज्बा है वो पैदा करना पड़ेगा। मेजर हिमांशु जी, मैं उदाहरण दे रहा हूं सर, 1965, मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा, 22 दिन में भारत ने हिसाब कर दिया था पाकिस्तान का। 1971 13 दिन में हिसाब कर दिया था। 1999 विषम परिस्थितियों में हम लड़ रहे थे, फिर भी 2 महीने में हिसाब कर दिया था। और इस वक्त तो वर्ल्ड ऑर्डर में अगर हम देखें तो सबसे बेहतरीन सेनाओं में हम टॉप 4 में हैं, और पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं है। आपको लग रहा है कि जो जियोपॉलिटिक्स इस वक्त घूम रही है वो पूरी मुफीद है एक बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेने के लिए? क्योंकि मैंने कुछ उदाहरण भी दिए, यूएनएससी की रिपोर्ट है, एसएटीपी की रिपोर्ट है, जो भारत की रिपोर्ट नहीं है। वो बता रही है कि पाकिस्तान के हर जिले के अंदर एक आतंकवादी संगठन है, बलूचिस्तान के अंदर एक अलग आग है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक अलग आग है, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर एक अलग आग है। तो अगर पाकिस्तान इस जंग में आएगा तो गृह युद्ध में भी जाएगा। आपको लग रहा है उसको तोड़ने का सही वक्त है? जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर जी। मेरा पहले तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जहां हम बातचीत कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सारे जियोपॉलिटिक्स की, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की, सबसे पहले अगर हम घर में शुरुआत करें
तो शायद हम ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे। ठीक है सर। क्योंकि एक पूर्व प्रधानमंत्री ने भी जब अटैक हुआ था संसद में, तो उन्होंने भी संसद में ये कहा था कि भाई कब से पाकिस्तान इतना मजबूत हो गया कि आपके घर में घुस के आपके संसद पे हमला करा देता है, और दूसरा क्या संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान की है। तो इसी तरह जो देश के अंदर के मामलात हैं उनकी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है। पहले तो हम अपना ही दामन टटोलें कि भाई वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी। हम इन मुद्दों को भी समझें। हमें फौज की दृष्टि से हम खानदानी फौजी हैं, हमारे यहाँ फौज एक परंपरा है। भाई अंग्रेज भी जब इस देश से गया था तो अंग्रेज अपनी जो उसकी फौज थी उसके पेंशन आदि की व्यवस्था करके गया था। आप हिंदुस्तान में कोरोना के पीरियड में रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। क्या हिंदुस्तान की सीमाओं की लेंथ एंड ब्रेथ कम हो गई है? नहीं। लेकिन एक तो आपने रिक्रूटमेंट नहीं किया उस दौरान में, 1,80,000 के करीब की डेफिशिएंसी है ऑफिसर्स की, जवानों की। दूसरी बात, भाई आपने जो है ऐसी वो लेके आए हैं मनोबल तोड़ने वाली योजनाएं जैसी अग्निवीर जैसी, इन पर भी विचार होना चाहिए कि हमारी जो सुरक्षा बल है उनको हमें मजबूत करना चाहिए। आप बात 22 दिनों की कर रहे हैं। भाई उस समय मानेकशॉ जैसे लीडर थे, मानेकशॉ हमारे मेरठ में रखे गए थे, जो युद्धबंदी रखे गए थे। मानेकशॉ वहां खाना खाने गए, पाकिस्तान के सिपाहियों के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये किसी भी जगह के सिपाही हो लेकिन सिपाही हैं, इनका खाने का उचित बंदोबस्त होना चाहिए। और काफी लोगों ने मजाक उड़ाया था, मानेकशॉ का पार्लियामेंट तक में मजाक उड़ा था कि भाई वो दूसरों के सिपाहियों को बिरयानी खिला रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था फौजी फौजी है। यहाँ हम अपने फौजी को हम जो है उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे ले आ रहे हैं, हम उसके पेंशन के, उसके माँ बाप के लोगों का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, हालांकि ये मौका नहीं है, ये मौका राष्ट्रीय त्रासदी का है, लेकिन इन बातों को अगर हम अपनी राष्ट्रीय व्यवस्था, अपनी इसकी सुरक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे अपने राष्ट्रीय स्तर पर, तो हमारी व्यवस्था कमजोर होने वाली है। अब आई बात इंदिरा, ये ऐसा नहीं है कि भाई ये है तो मुमकिन है और फलाना है। इस देश की कभी भी फौज कमजोर नहीं थी, ये पराक्रमी फौज है और इसने हर मौके पे दिखाया है। ऐसा नहीं कि आज कोई खास फौज में पराक्रम आ गया या इससे पहले नपुंसक थे। ये यही फौज है जो आप ही कह रहे हैं 22 देश में, जिसने 71 में जो है पाकिस्तान के 2 बना दिए थे। मसला पाकिस्तान नहीं है। अब फिर समझिए, बहुत पुरानी बात नहीं है, जब स्वीडिश जो वो एक पत्रकार वो ले लिए गए थे, इंजीनियर्स को उठा लिया गया था, उस समय भी हिंदुस्तान में एक प्रधानमंत्री था, अल्पमत की सरकार थी। उसने नवाज शरीफ साहब को फोन किया था, भाई मियाँ ये क्या बदमाशी लगाए हुए हो। और उन्होंने एक जिसका जिक्र नहीं आता, एक मंत्री की और बेटी का भी वो हुआ था, मुफ्ती साहब की बेटी का जिक्र आता है, उसका अपहरण हुआ था। लेकिन ये डिप्लोमेटिक स्किल्स होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग, जो कि एक स्ट्रॉन्ग चरित्र से निकलती हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को धमका करके वो बेटी भी अगले सुबह घर आ गई थी। सर, अपहरण में और हत्या में अंतर है। यूं तो अभिनंदन भी वापस आया नहीं है 48 घंटे में सर। बिल्कुल आए। आप उससे तुलना मत करिए। अभिनंदन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। अब प्रिजनर ऑफ वॉर जेनेवा कन्वेंशन में आता है, वो एक रेगुलर फौज को, प्लीज डोंट कंपेयर, दोनों चीजों को कंपेयर नहीं कीजिए। जो रोग लोग, तो आप ये कह रहे हैं सर, इतनी कमियों के बावजूद भारत टॉप 4 के अंदर है। आप ये कह रहे हैं कि ना हमारा डिफेंस सेक्टर बढ़ा, ना हमारी नेवी मजबूत हुई, ना हमारा एयरफोर्स मजबूत हुआ, आप ये कह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि फौज को पहले हमें इंटरनली मजबूत करना चाहिए। तो हमें टॉप अपनी 4 में फौज के कैसे साथ पहुंची मजबूती सर? से खड़ा होना चाहिए। भाई मैं अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूं मेजर हिमांशु जी, मैं अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूं। टॉप 4 के अंदर भारत की सेना कैसे पहुंची फिर? दूसरी बात, अरे मैं डिनाई थोड़ी कर रहा हूं कि टॉप 4 में है या टॉप 10 में है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेरी बात सुनिए पहले। भाई दूसरी बात है, कश्मीर का एक पक्ष है। कश्मीर सदियों से जो है भाई आक्रमण का शिकार हुआ और दमन का हुआ। आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस को वहां रिजेनरेट करना पड़ेगा। हमेशा आप कोर्सिव पावर्स के मार्फत किसी भी डेमोक्रेसी का दमन करके राज्य को वो नहीं कर सकते। अब ये अच्छी बात इसमें आई है जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए, एक रणनीतिक लाभ उठाना चाहिए कि वहीं के आतंकवाद के खिलाफ आम कश्मीरी निकल के आया है। उस समय बजाय हिंदू मुसलमान करने के, हमें उस कश्मीरी का रणनीतिक तौर पर भी हाथ थाम लेना चाहिए, चाहे अपने रोजी रोजगार के लिए आया हो, वो पर्यटन की दृष्टि से आया हो। चलिए सर, मुझे अच्छा लगा है सुनकर कि भाई जो मारने वाला है वो कह रहा है कि अपना धर्म बताओ, कलमा पढ़ो, और नहीं पढ़ पा रहा तो गोली मारा है। और हम ये कहें कि भाई धर्म की बात नहीं करनी है, बस वो मारने आए हमें धर्म के हिसाब से, वो चुप सहना है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। लेकिन आप अपने हिंदुस्तान के सर वही तो पूछ रहा हूं मैंने पहला सवाल ये किया, सख्त कार्रवाई क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं है कमियां आपने गिनाई, वो एक अच्छी बात है, अब तो बताइए कि कार्रवाई क्या होनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई ये होनी चाहिए, मैंने 2 बातें कही। एक तो आपको कश्मीर के जो मौका लग गया है आपके हाथ की, कश्मीरी आदमी आवाम ही आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा हो गया है। जब तक लोकल सपोर्ट रहेगा आतंकवादी वहां जगह पाएगा, लेकिन अगर लोकल सपोर्ट नहीं रहेगा तो जगह नहीं पा पाएगा। तो ये एक आपको रणनीतिक मौका मिला है।
दूसरा, आप कह रहे हैं पानी वाला, ठीक है, ये चीजें कही जा सकती है, लेकिन क्या 10 साल तक तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइएगा तब ना पानी हिमांशु जी, रुकेगा? बुरा तो थोड़ा सा हो इसमें सकता है, प्लीज बुरा मत बात है मानिएगा, आपके पास। बुरा मत मानिएगा सर। जरा बताइए फिर कि वो जो 4 आतंकवादी मार के गए, क्या वो पाकिस्तान पहुंच गए 10 मिनट में? कहां चले गए फिर वो, अगर लोकल सपोर्ट नहीं था तो? मैं वही आपसे, अरे भाई मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि एक मौका मिला है, उसका हाथ पकड़िए और इनका इलाज करिए। मैं आपसे यही तो, मैं तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप मिलिटेंसी में रहे या नहीं रहे, मैं रहा हूँ, जी। मैं कई साल रहा हूँ वहाँ। तो ठीक। इसलिए जब तक लोकल सपोर्ट रहेगा तब तक आतंकवाद को आप जड़ से नहीं मिटा पाइएगा। एक ऐतिहासिक मौका आपको परिस्थितिवश मिल गया है, ठीक। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। मैं तो रणनीति की दृष्टि से कह रहा हूँ। मैं तो सर मैंने व्यक्तिगत कह रहा तौर उसका पर दिल मानता बदल हूं कि गया। अगर वाकई में मैंने वहां सोचा सपोर्ट हुआ होता, मैं रोटी के लिए मानता आ हूं गया। 90% का सपोर्ट मिल गया, लेकिन वो 10% ही हमेशा से समस्या रहे हैं। उन 10% के बारे में अगर 90% बताएं कि साहब इस घर के अंदर फंसा हुआ है, निकाल लाइए, तो हम मान ले सर। कहां गए 4? ऐसा थोड़ी ना है कि पाकिस्तान भाग गए, ऐसा भी नहीं है बिना लोकल सपोर्ट के वो गायब हो गए। वापस मैं माफी के साथ मैं आपके पास आऊंगा सर। मिथिलेश जैमिनी जी, ये सारी बातें सही हैं सर, लेकिन अभी अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो आपको क्या लग रहा है? सिंधु जल समझौता पहला, दूसरा, अगर नेवी जिस तरीके से कहा भी जा रहा है कि भाई नेवी प्रैक्टिस कर रही है और उस पूरे सी रूट को रोक दिया जाए जहां से सारा सप्लाई होता है, क्या वो एक विकल्प हो सकता है? और जिस तरीके से पाकिस्तानियों को भेजा जा रहा है, वीजा कैंसिल किए जा रहे हैं, इसके अलावा क्या उन देशों से बातचीत हो सकती है कि भाई जो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से सप्लाई करते हैं खाद्यान्न बाकी, कि भाई आप अपनी सप्लाई चेन को थोड़ा बाधित कीजिए, भारत के साथ ट्रेड कीजिए? देखिए, निश्चित रूप से आर्थिक मोर्चे पर उनको विफल करना होगा, और उसमें सबसे बड़ी है कि अमेरिका क्या रोल अदा करता है। F-16 के जो हथियार हैं या F-16 जो फाइटर जेट है, उसका संचालन आज भी अमेरिकी के जो कर्मचारी वो करते हैं। उनके इशारे के बिना वो उड़ान नहीं भर सकते। तो क्या ट्रंप से बात हो सकती है कि वो उड़ान नहीं भरे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको, उन्होंने भी अब एयर स्पेस रोक दिया पाकिस्तान ने भी, तो पाकिस्तान जिस ओछी हरकत पर उतरा हुआ है वो कहीं न कहीं युद्ध चाहता है। और मुझे लगता है इसके पीछे चाइना की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इंडिया इकोनॉमी के लिए बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, और ट्रेड वॉर होता है तो अमेरिका का बिजनेस अगर इंडिया में शिफ्ट होता है तो इंडिया वाकई तीसरी महाशक्ति बन जाएगा आर्थिक रूप से। तो इसमें चाइना का क्या कोई आप कूटनीति तैयार करके चाइना से आप रिलेशनशिप क्रिएट करके, क्योंकि चाइना अगर सपोर्ट नहीं करता तो पाकिस्तान की औकात नहीं कि लड़ ले। पिछले 10 दिन से तो चाइना मीठा ही बोल रहा है। देखिए, मीठा बोल रहा है, लेकिन उसका रीजन अगर क्लियर हो जाए, उसका विजन क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि जो लद्दाख वाला इलाका है उसमें काफी हालात खराब हैं। तो कई चीजें हैं, कई मोर्चों पर लड़ाई है। अब ये ठीक है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर आत्मविश्वास है, नरेंद्र मोदी बहुत जो कहते हैं मुझे वो वाकई करते में हैं। अच्छा लगता है, और ये मेरा नहीं, बतौर एंकर भी नहीं, संस्थान भी नहीं, ये कॉमन मैन का दर्द है कि पाकिस्तान कुछ नहीं सोचता है। हाँ, वो उसे 26/11 करना है कर जाएगा, देखिए, संसद हमला करना है कर जाएगा, 28 का धर्म पूछ कर मारना है मार जाएगा, करगिल करना है कर जाएगा। हमें सारे जहां की सोच नहीं होती। देखिए, इसका रीजन है कि उनके यहां पर जो उनको लोकल सपोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग है। भारत को पाकिस्तान में ऐसा लोकल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिल सकता। रीजन यही है कि घर का भेदी लंका ढाए, रावण कभी नहीं मरता। अगर विभीषण भगवान राम को नहीं कहते कि नाभि कुंड पीयूष या के, अगर कि इनकी नाभि के बीच में पीयूष है वहां तीर मारिए, तो जब तक हिंदुस्तानियों में जो कीटाणु बैठे हुए हैं वो बताते हैं कि आप जाइए वहां हमला कीजिए, इससे हिंदुस्तान बौखलाहट मचेगी, तो जब तक उन कीटाणुओं का इलाज नहीं करेंगे, उनके ऊपर आप लाल दवा नहीं डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, तब तक हिंदुस्तान में ये हमले होते रहेंगे। तो आपको दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़नी कौन चाहिए? अपूर्वा जी, भाई पूरा विपक्ष के साथ खड़ा हुआ है, देश के साथ खड़ा हुआ है, देश के अंदर कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, हमारे सारे मुस्लिम भाई साथ आकर खड़े हुए और कह रहे हैं कि गद्दारों को मारिए पकड़कर, वो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, सब तो साथ खड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, ये बात एकदम सही है कि सब एक साथ खड़े हुए हैं, मगर मैं पुनः ये चीज़ दोहराऊंगी कि जब हम कश्मीर जैसे एक मुद्दे के ऊपर डिस्कस करते हैं, कश्मीर में जो वहाँ पे लोकल सिटीजन्स हैं, आपने कहा कि साहब हम तो नहीं सोच सकते जैसा पाकिस्तान सोचता नहीं है, 9/11 कर जाता है, सोचता नहीं है, पुलवामा कर जाता है। बात सही है, वो क्यों नहीं सोचता? आज हमारे छोटे से छोटे बच्चे को ये सिखाया जाता है कि हत्या करना पाप है, यह आपके कर्मों को खराब करेगा। हमारे यहाँ पर पे ये फिलॉसफी पढ़ाई जाती है। वहां पे उनकी होली बुक जिसको दिन में 5 बार पढ़ना उनके लिए एसेंशियल है, वहां उनको पढ़ाया जाता है कि अगर जिहाद नहीं किया, बुत परस्तों को तुमने मारा नहीं, तो तुमको ना तो अल्लाह मिलेंगे, ना तुमको वहां का जो जन्नत मिलेगी, और ना बेहद हूरें मिलेंगी जो बेहतरीन हूरें हैं।
जब जिनके बचपन से, जिसको कहते हैं ना घुट्टी जिसको धर्म की पिलाई हुई हो, वो उस व्यक्ति से आप कैसे आप आशा कर सकते हैं कि वो आकर के एक नेशनैलिटी के उस फॉर्म पर खड़े होंगे? आपने बिल्कुल सही कहा कि वो 2 मिनट में या 2 घंटे के अंदर सरहद पार करके नहीं चले गए, वहां के लोकल लोगों ने सपोर्ट किया। एक चीज और आप वहां पर मैम, आप अपनी कमियां गिना रहे हैं। मैं कमियां नहीं गिना रही हूँ विजेंद्र जी, मैं कमियां नहीं गिना रही हूँ, मैं आपको ये गिना रही हूँ करके आना बॉर्डर इशू सेंटर का इंटेलिजेंस को पता नहीं लगना, इशू सेंटर का, मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस प्रकार नहीं देना, इशू सेंटर का वहां के लोकलाइट सपोर्ट होना, इशू सेंटर का टीआरएफ का वहां मजबूत होना, इशू सेंटर का। मैं विजेंद्र जी देखिए, मैं पुनः इस चीज को कहती हूँ, एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। आज मैं रोज आपके यहाँ पर आ रही हूँ डिबेट करने, क्या आप मेरी बाहर चेकिंग कर रहे हैं? मैंने कल भी डिबेट में यही कहा था, एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, क्या बाहर चेकिंग होती है मेरी? मैं आज बंदूक लाऊं और आज मैं आपके स्टूडियो में किसी को उड़ा दूं, ये ट्रस्ट डेवलप हो जाता है विजेंद्र जी। और जो दो लोकल वहां पे शामिल थे, आप मुझे बताइए, वहां पे लोकल जो खोके लगाने वाले थे, जिनकी छोटी छोटी शॉप्स थी, वो क्यों इस घटना से पहले गायब हो गए? बॉर्डर पे कौन सा ट्रस्ट मैम? दूसरी तरफ दुश्मन बैठा है, कौन सा ट्रस्ट है वहां पर? ट्रस्ट लोकल का ट्रस्ट है। आप वहां पर जाएंगे खच्चर वाला, क्या आपको वहां हिंदू मिलेगा? आरसी चौधरी जी, आपको लग रहा है कि भाई देश, कोई भी देश जब जंग में जाता है तो उसका बुरा हाल होता है, और वो रसिया इस वक्त देख रहा है, क्योंकि रूस जैसी महाशक्ति भी अगर जंग को खत्म नहीं कर पा रही हो और आर्थिक तौर पर इकोनॉमिकली ब्रेकडाउन हो रहा है, तो जंग विकल्प नहीं होता है, विकल्प बहुत से अलग होते हैं। तो क्या वाकई में देश को उन विकल्पों की तरफ जाना चाहिए जो पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर मारे, उसको वहां के अंदर के विद्रोह से मारे, क्योंकि सीधी जंग कभी कभी फायदेमंद नहीं होती। विजेंद्र जी, यहाँ पे आपके जो रक्षा विशेषज्ञ रहे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आप भी लगातार जिन चिंताओं को जो जाहिर कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से रह रहे हैं, तमाम जो एजेंसियां हैं, तमाम जो संसाधन हैं, तमाम जो सब चीज़ें हैं, वो देश की शक्ति आज केंद्र की सरकार के पास में है। सरकार को निर्णय करना है कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के हित में क्या है, क्या करारा जवाब देना है, क्या युद्ध को टालना है, क्या डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़नी है, क्या रणनीतिक लड़ाई लड़नी है, किस प्रकार से करना है, ये सरकार को तय करना। देश का व्यक्ति प्रधानमंत्री की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहा है। जो 18 सितंबर 2016 को उरी हमले में हमारे सैनिकों की शहादत हुई थी, तब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ में सख्त कदम होंगे, हिंदुस्तान की दरगाह पे आतंकी घटनाओं से लहू नहीं बहेगा। आज देश का हर व्यक्ति कर रहा है। ये मैं ये कहना चाहूंगा कि ये नरसंहार है, इस देश की हमारी साझा संस्कृति पे प्रहार है, और देश के हर व्यक्ति में, जो तमाम जो यहाँ पे पैनल पे हैं, सब लोगों के दिल में आक्रोश है। लेकिन कैसे हम ये सुनिश्चित कर पाए कि दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं होगी? ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपूर्वा जी आपका भी शुक्रिया, मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया, और मेजर हिमांशु जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जंग वाकई में एक बड़ा विकल्प नहीं होता, लेकिन जब ये तय ही हो जाए कि जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं, तो उससे बेहतरीन विकल्प भी कुछ नहीं होता। ये सरकार को तय करना है, उससे सीधी जंग में जाना है या और किसी तरीके से जंग करते हुए पाकिस्तान को घुटनों पर लाना है। पूरा देश सरकार के साथ। नमस्कार।